नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। सीआरपीसी 124 तक हमने कर ली थी ऑब्जेक्टिव के पर्पज से। आज मेंटेनेंस चैप्टर 9 से शुरू करते हैं। सेक्शन 125 बात करता है पत्नी, संतान, माता पिता के भरण पोषण के लिए ऑर्डर। तो पर्याप्त साधनों वाला कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए पर्याप्त साधनों वाला कोई भी व्यक्ति है वो किन किन को मेंटेनेंस देने के लिए लाइबल होगा, उसके लिए बात कर रही है कि पत्नी जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। अगर कोई जॉब में है, अपना भरण पोषण कर सकती है, उसको नहीं देंगे। धर्मज और अधर्मज अवयस्क संतान। अवयस्क का मतलब 18 वर्ष से कम उम्र की धर्मज और अधर्मज संतान, चाहे विवाहित हो या नहीं हो। अगर 18 से कम की है फिर भी आपने उसका विवाह कर दिया तो भी अगर पति मेंटेनेंस पे नहीं कर सकता तो माता पिता ही लाइबल है, पिता ही लाइबल है उसका मेंटेनेंस पे करने के लिए। ठीक है, तो धर्मज अधर्मज संतान जो अवयस्क हो, उसके बाद धर्मज और अधर्मज संतान जो 18 प्लस तो हो चुके हैं, वयस्कता तो हासिल कर ली पर शारीरिक और मानसिक असामान्य या सती के कारण अपना मेंटेनेंस, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है। और फोर्थ, ऐसे माता पिता जो अपना मेंटेनेंस करने में असमर्थ है। 4 चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। पहला देख लेना पत्नी, ठीक है, जॉब नहीं होनी चाहिए पत्नी के पास। दूसरा पुत्र पुत्री। अब पुत्र पुत्री चाहे धर्मज हो अधर्मज हो, किसी प्रकार के पुत्र पुत्री चलेंगे। 18 से कम के हैं तो करना ही करना है 18 से कम के, और 18 से ज़्यादा के हैं तो आप देखो कि शारीरिक और मानसिक रूप से वो असमर्थ हैं या नहीं हैं। इन कंडीशंस को देखने के बाद ही मेंटेनेंस करना। अगर असमर्थ है तो आपको ही करना पड़ेगा, भले 18 की जगह 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो। और तीसरा पॉइंट आपको कहता है कि माता पिता का भरण पोषण करना होता है। ठीक है, कौन देगा ऑर्डर? ऑर्डर यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऐसा ऑर्डर दे सकता है कि जो व्यक्ति पर्याप्त साधन वाला व्यक्ति है वो अपनी पत्नी, संतान और माता पिता को भरण पोषण दे। इंतरिम ऑर्डर के लिए 60 डे का टाइम यहाँ पर फिक्स किया गया है कि जैसे भरण पोषण का आवेदन आता है तो आवेदन की सूचना की तामील से 60 दिन के अंदर इंतरिम भरण पोषण डिसाइड कर दिया जाएगा। ये प्राइमरी स्टेज पर ही कि ये एप्लीकेशन तो लंबी चलेगी, अभी हम सुनेंगे कि कितना कमाता है उस हिसाब से मेंटेनेंस देंगे। ऐसे तो 6-8 महीने चलेंगे, इतने तो ये महिला या ये बच्चे जो मेंटेनेंस की डिमांड करने आए ये भूखे मर जाएंगे। इसलिए आते ही प्राइमरी लेवल पर ही इंतरिम भरण पोषण, अंतरिम भरण पोषण डिसाइड कर देता है कि आप 5,000 रुपये हर महीने तो इसको देते रहे जब तक कि ये एप्लीकेशन जो भरण पोषण की है फाइनल रूप से डिस्पोज नहीं हो जाती। उसके बाद अवयस्क के अंतर्गत भारतीय वयस्क अधिनियम में 18 वर्ष वाला बता रखा है, तो जिसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है वो अवयस्क है। पत्नी के अंदर ऐसी पत्नी जिसने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया हो या पति से विवाह विच्छेद कर लिया और पुनर्विवाह नहीं किया, या तो पति ने उसको डाइवोर्स दे दिया या उसने पति से डाइवोर्स ले लिया और दोबारा शादी नहीं की है, वही मेंटेनेंस की हकदार है। तो पत्नी शब्द के अंतर्गत है जिसने डाइवोर्स ले लिया जो या जिसको डाइवोर्स दे दिया, प्लस जिसने दोबारा रीमेरिज नहीं की है, पुनर्विवाह नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर जो ऑर्डर दिया गया मेंटेनेंस का, तो उस मेंटेनेंस के ऑर्डर के पैसे वसूल करने के लिए वारंट जारी करता है। वारंट का प्रत्येक भंग है ना वो एक अपराध का गठन। वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक माफ न चुकाए गए भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण एक अपराध का गठन करेगा और ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए 1 माह तक का कारावास होगा। तो यह है कि जो मेंटेनेंस का ऑर्डर है उसके अनुपालन में, मतलब उसका अनुपालन नहीं किया वो भंग माना जाएगा और प्रत्येक भंग के लिए 1 माह के कारावास का प्रोविजन किया जाएगा ऐसे व्यक्ति को 1 माह तक। ये प्रत्येक भंग के लिए है 1 माह कि आपने एक ऑर्डर के लिए एप्लीकेशन लगाई कि सर इन्होंने हमें हर इस महीने का 5,000 नहीं दिया, तो वो उस ऑर्डर पे एक भंग माना जाएगा कि आपने मेंटेनेंस देने का भंग किया है। पर आपने ज्वाइंट एप्लीकेशन लगाई 5 महीने की एक साथ कि इन्होंने हमें जनवरी से लेकर मई तक का पेमेंट नहीं किया मेंटेनेंस का, तो एक एप्लीकेशन एक भंग मानी जाएगी और प्रत्येक भंग के लिए 1 महीने का कारावास। पर ऐसा अधिकतम कारावास पर ऐसा तभी ही जब आप मेंटेनेंस जिस महीने का ड्यू हो चुका है उस महीने से 1 साल के अंदर उसको उद्ग्रहित करने के लिए न्यायालय में आवेदन करते हो,
तो ही रकम वसूली के लिए वारंट जारी किया जाता, अन्यथा कोर्ट किसी प्रकार का वारंट जारी नहीं करता। तो जिस महीने का है कि मान लो आज महीना चल रहा अप्रैल महीने का मेरा मेंटेनेंस ड्यू हो गया, तो अप्रैल 2024 का मेंटेनेंस मैं अप्रैल 2025 तक ही एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से कह सकता हूं कि वारंट जारी कर कर वसूल करवाओ, उस व्यक्ति ने मेरा मेंटेनेंस नहीं दिया तो केवल इतने पीरियड के लिए ही वसूल है। अगर मैं जून 2025 में लगाता हूं आवेदन तो मेरा आवेदन कोर्ट नहीं सुनेगा। ठीक है, हालांकि इस पर एक दो बड़े जजमेंट भी आ चुके हैं, पर यहां पूछने की संभावनाएं उन जजमेंट्स की कम है। ठीक है, ये मेंटेनेंस में केवल हिंदू महिलाएं आएंगी, मुस्लिम महिलाएं आएंगी, इसको लेकर एक लीडिंग केस आया था जो 125 पे सबसे बड़ा केस माना जाता है, शाहबहानो बेगम वर्सेज अहमद खान का। उसमें कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद भी भरण पोषण की हकदार होती है, और जो मुस्लिम महिलाओं के लिए जो इद्दत की अवधि मुस्लिम लॉ में बता रखी है उसके बाद भी वो मेंटेनेंस की हकदार है। इद्दत की अवधि के अंदर जितना मेंटेनेंस देना है वो डिसाइड कर दिया जाए। ठीक है, यहां पर एक और चीज आएगी 126 में आएगी, 3 महीने के अंदर सेटिस्फाइड कराने का है कि अगर एक पक्षीय पति तामील से बचता है और मेंटेनेंस का ऑर्डर एक्स पार्टी डिसाइड कर दिया जाता है तो वहां ऐसे आदेश की 3 तारीख के अंदर पति आकर उसको सेट असाइड करने के लिए आवेदन कर सकता है। कहां पर 3 में लिखी हुई है वो बात, 125(3) में होगी, देखना 125(3) में नहीं है। देख लेना यहीं पे कहीं पे लिखी होगी 125(3), 125(4) में अब ऐसा ऑर्डर एक बार देने के पश्चात क्या कैंसिल किया जा सकता है? हाँ, परिस्थितियां बदल गई तो आप मेंटेनेंस को परिवर्तित कर सकते हो, और अगर ऐसी परिस्थितियां हैं कि लगता है कि महिला खुद ही कोई विशेष कंडीशन में हकदार नहीं होगी, देखो किन किन ग्राउंड पर नहीं होगी, अगर वो एडल्ट्री की कंडीशन में रह रही है या बिना पर्याप्त कारण के पति के साथ रहने से इनकार कर देती है, पर पति कोई दूसरी महिला के साथ रह रहा है, तो वो कह सकता है कि ये पर्याप्त कारण है। जैसे रखेल रखता है, कोई अन्य स्त्री से विवाह कर लिया तो ये महिला का अलग रहने का पर्याप्त कारण है, या पारस्परिक सम्मति से वो दोनों प्रॉपर कंसेंट के साथ एक दूसरे से पृथक रह रहे हैं, वहां महिला मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी। और बाद में भी पता लगता है मेंटेनेंस का ऑर्डर करने के बाद भी कि ऐसी महिला एडल्ट्री में रह रही है या ऊपर की दोनों कंडीशंस भी लागू होती है, तो ऐसे ऑर्डर को रद्द किया जा सकता है। इसको देख लेना, सेट असाइड कराने के लिए 3 महीने के अंदर पति आ सकता है अगर एक्स पार्टी ऑर्डर किया है। अब ऐसा ऑर्डर कहाँ किया जाएगा, ये प्रक्रिया में बताया जाता है कि 125 के दिन कार्रवाई ऐसे जिले में की जाएगी जहां वह है। वह का मतलब कौन हो जाता है? जिस पति के खिलाफ मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, तो वो पति जहां है वहां पर आप आवेदन कर सकते हो, जहां पत्नी निवास कर रही है वहां आवेदन कर सकती है, और अंतिम बार जहां वह पत्नी के साथ अधर्म संतान की माता रही थी। मतलब अगर बच्चे के लिए मेंटेनेंस मांग रहे हो या पत्नी स्वयं के लिए मांग रही, तो अंतिम बार पति पत्नी जहां रहे थे वहां पर आवेदन किया जा सकता है। तो 3 जगह है जहां पर पति रह रहा है, जहां पर अभी पत्नी निवास कर रही है, और जहां पर अंतिम बार दोनों साथ रहे थे। ठीक है, ये देख लेना 3 महीने में सेट असाइड करने वाला कहां लिखा हुआ है। 129 पर आता हूं मैं कि सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाओं को तितिर बितिर करना कौन कर सकता है? अथॉरिटी याद रखना, बाकी हेडिंग याद रखना। एक तो यहां से हेडिंग याद रखो, एक अथॉरिटी याद रखो कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी, पर ऐसा बार साधक अधिकारी एसआई की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एसआई की रैंक से नीचे का बार साधक एसआई की रैंक से नीचे का पुलिस अधिकारी बार साधक व्यक्ति अगर है तो उसका ऑर्डर वैलिड नहीं होगा। तो 2 ऑर्डर है, फर्स्ट कार्यपालक मजिस्ट्रेट कर सकता है या पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी कर सकता है, और थोड़ा सा सिविल बल का प्रयोग दंडे वंडे दिखाते हुए थोड़ा सा डराकर
कोई भीड़ इकट्ठी हो रही है जो किसी प्रकार की अशांति कर सकती है, लोक शांति को विशुद्ध कर सकती है, तो उसको डिसबर्स कर देगा, ऐसा शब्द इंग्लिश में लिखा होगा। और यहाँ अगर उसको लगता है किसी व्यक्ति की हेल्प लेनी चाहिए तो किसी व्यक्ति का हेल्प भी ले सकेगा। यहाँ लिखा होगा कोई प्राइवेट व्यक्ति का, उन व्यक्तियों को जो उसमें सम्मिलित है गिरफ्तार करने के लिए किसी से सहायता की अपेक्षा कर सकता है। तो किसी पुरुष से जो सशस्त्र बल का सदस्य नहीं है उससे हेल्प मांग सकता है। तो वहाँ जहाँ कोई भी जनरल पर्सन खड़ा है उससे कह सकता है कि ये जमाव को कितिर बितिर करने में हमें वो 2 व्यक्ति अरेस्ट करने, तुम उधर खड़े हो जाओ और हमारी हेल्प करो। तो यहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी किसी सिविल पर्सन से भी सहयोग की हेल्प की अपेक्षा कर सकता है, आपको हेल्प करनी होगी। कहाँ लिखा हुआ है? 37 में लिखा हुआ है क्लियर। 130 हेडिंग देख लो कि जमाव को तितिर बितिर करने में सशस्त्र बल का प्रयोग। अब बजाएंगे आपके लठ, और जो आती है आरपीएफ वगैरह आती है, रिजर्व पुलिस फोर्स आती है डंडे लेकर, और वो उनके पत्थर वत्थर फेंकते हैं तो उसको रोकने के लिए जो बैरियर वगैरह होते हैं प्लास्टिक के बने वो लेकर आके डंडे बांधते हैं। इसको बोला जाता है लाठी चार्ज करना। और अगर ज़्यादा है तो कश्मीर में बेलेट गन का प्रयोग होता था, वो कर लेंगे, आंसू गैस के गोले। तो यहाँ जमाव को तितर बितर करने में सशस्त्र बल का प्रयोग हाईएस्ट रैंक का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा पावर का यूज। उच्चतम पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट पावर का यूज करेगा। हेडिंग अथॉरिटी क्लियर है। 129 में सिर्फ जमाव को तितर बितर करना, यहाँ पर सशस्त्र बल का प्रयोग कर रहे हैं। आर्म फोर्स आएगी, डंडे बजाएगी, आंसू गैस छोड़ सकती है। 131 की ना तो कोई पुलिस थाने का बाहर साधक है ना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, तो सेना के कुछ अधिकारी भी पावर का यूज कर सकते हैं और वो भी लोक शांति बनाए रखने के लिए कर सकते हैं। फिर सेना सशस्त्र बल का अधिकारी आयुक्त रैंक का होना चाहिए या राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। और जब वह ऐसी पावर का यूज कर रहे होंगे तभी उनका अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है तो उसके निर्देशों के अनुसार आगे कार्य करेंगे कि लाठीचार्ज करना है नहीं करना, यहाँ पे संपत्ति को नुकसान हो रहा है क्या करें क्या नहीं करें, जैसा वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा संपर्क होने पे वैसा ही करेंगे। ठीक है। हेडिंग्स और अथॉरिटी तीनों क्वेश्चनों में ज़्यादा कुछ नहीं देखना। 132 को छोड़ देना। 133 पे आ जाओ। न्यूसेंस हटाने का सशस्त्र आदेश। जहां लगता है कि कोई नदी कुआं वगैरह है जहां पर कोई व्यक्ति जाकर गिर सकता है, कोई व्यापार ऐसा चला रहा है जब गैस सिलेंडर फट सकते हैं, जैसे अभी अजमेर में केस हुआ, या कोई भवन निर्माण है जो बहुत पुराना हो चुका है और गिर सकता है, या कोई भवन तंबूयान ऐसी, या भवन बनाते वक्त कोई ऐसी कंडीशन है कि नीचे जमीन में ब्लास्ट कर रखे हैं, आसपास के मकान गिर सकते हैं, या कोई अग्निकांड हो सकता है, कोई भी ऐसी परिस्थिति है, या कोई कुत्ता वुत्ता ऐसा पाल रखा है, मगरमच्छ पाल रखा है जो किसी दिन खुल जाए तो वो रोड पर आकर 2-5 लोगों की जान ले सकता है, कुछ भी ऐसा कार्य है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एक तो अथॉरिटी देख लेना कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो सकता है, डीएम हो सकता है, एफडीएम हो सकता है, 1, 2 और राज्य सरकार द्वारा एम्पावर्ड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। 3 अथॉरिटी ऑर्डर कर सकती है न्यूसेंस हटाने का सशस्त्र आदेश। आईपीसी में न्यूसेंस कहाँ बता रखा है देख लेना। 160 से लेकर 260 से लेकर 270 के बीच में देख लेना कहाँ पर है, वो चेक करके ऑप्शन में बता देना किसकी मेमोरी ठीक है। ओके, आगे चलो। यहां से हमारा कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। अथॉरिटी और ऐसा जो भी आदेश होगा उसको सिविल न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता। ठीक है, फाइनल होगा ऐसा ऑर्डर। तो अथॉरिटी याद रख लो। और न्यूसेंस हटाने का कंडीशनल ऑर्डर कहाँ 133 में होता है। फिर इस ऑर्डर की जांच वाँच की जाएगी। ये कोई काम की नहीं है जांच वगैरह का प्रोसीजर। ठीक है, मेंस के अकॉर्डिंग भी हमारे किसी काम का नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ो। 139 से आएगा क्वेश्चन, स्थानीय अन्वेषण का निर्देश देने की या विशेषज्ञ की परीक्षा करने की शक्ति। इसकी हेडिंग देख लेना कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कहां बोल सकता है। 3 शब्द आएंगे यहां पर सीआरपीसी में, एक लोकल इन्वेस्टिगेशन आएगा, एक लोकल इंक्वायरी आएगा, एक लोकल इन्फेक्शन आएगा। तीनों के सेक्शन सेट रखना कि कहां पर लोकल इन्फेक्शन है, कहां पर लोकल इंक्वायरी और कहां पर लोकल इन्वेस्टिगेशन है। अभी लोकल इंक्वायरी तो जस्ट आगे पढ़ लेंगे, 10 सेक्शन आगे आ जाएगा, 148 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देख लो लोकल इन्वेस्टिगेशन का निर्देश देने की और स्पेशलिस्ट की एग्जामिन करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति है।
और मजिस्ट्रेट जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है तो उसको रिटर्न में कोई ऑर्डर दे सकता है, ये 140 में लिखा हुआ है। इसके बाद हेडिंग देखना दोनों की, कुछ नहीं देखना, आगे छोड़ना, 141 को छोड़ देना। एक 142 जांच के अंतिम रहने तक व्यादेश। यहां पर अगर उनको लगता है कि जब तक हम इंक्वायरी करते हैं किसकी, कि जो ऑर्डर पास किया था उसने, सामने वाले ने आपत्ति की कि मेरा मकान बहुत अच्छी कंडीशन में और अभी बनाया, ऐसा गिरने की कोई संभावना नहीं, तो जितने टाइम जांच करेगा, इंजीनियरों की एक टीम बनाएगा, वो मकान की स्थिति देखेंगे, उतने समय के लिए व्यादेश जारी कर सकता है। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, कि आप रोज गैस सिलेंडर रोड पे कोई यूज कर रहे हैं या किसी प्रकार की जानवर को लेके घूम रहे हैं, तो वहां व्यादेश जारी कर सकता है कि जब तक हम जांच करके फाइनल ऑर्डर पास नहीं कर देते तब तक आप किसी भी प्रकार से इस जानवर को खोलेंगे नहीं, घर के अंदर रखेंगे। जो भी न्यूसेंस है उस न्यूसेंस को रोकने के लिए व्यादेश जारी कर सकता है, इंजंक्शन जारी कर सकता है। क्लियर है? 142 में हेडिंग सफिशियंट है। 143 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति उसको चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। हेडिंग देख लेना, क्वेश्चन आने की संभावना कम ही है वैसे यहाँ से। 144 अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि न्यूसेंस और आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में ऑर्डर जारी करने की शक्ति किसके पास है। हेडिंग पूछा जाएगा, अथॉरिटी पूछी जाएगी कि डीएम हो सकता है, एफडीएम हो सकता है और हाईएस्ट और राज्य सरकार द्वारा एम्पावर्ड किया गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो सकता है। वो जनता के जीवन स्वास्थ्य सेम के खतरे की दिशा में 2 महीने तक प्रवृत्त रहने वाला आदेश जारी कर सकता है कि आप ऐसे कोई भी न्यूसेंस या आशंकित खतरे को टालने के लिए उसको जो भी ऑर्डर करना ठीक लगता है वो ऑर्डर कर सकता है। जैसे कोई व्यक्ति आ रहा है और वो व्यक्ति के आने से इस जिले की लोक व्यवस्था भंग हो सकती है। कई बार होता ना, पहले जैसे बाला साहब ठाकरे थे, वो जहां जहां जाते थे तो वहां पर संभावना, हिंदुत्व के बड़े नेता रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता रहे, तो वहां लगता था कि लोक व्यवस्था डिस्टर्बेंस हो सकती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो अगर कहीं पर आते हैं हिंदू बहुल एरिया में और कुछ ऐसा बोल के जाते हैं जहां लगता है कि लोक व्यवस्था भंग हो सकती है, तो वहां पर ऐसे ऑर्डर किया जा सकता है 144 में कि न्यूसेंस आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा कि ऐसा ऑर्डर कर देते 5 लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं होंगे। धारा 144 लग गई ना, यही धारा 144 लगती है, ठीक है ना, कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ में इकट्ठे नहीं होंगे। ऐसा ऑर्डर अधिकतम 2 माह तक प्रवर्त रहेगा, 2 माह से आगे नहीं जाएगा, पर राज्य सरकार चाहे तो 2 माह के अलावा भी 6 माह और बढ़ा सकती है। ठीक है, तो 2 माह प्लस 6 माह कर सकती है। 6 माह स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य सरकार। ठीक है, तो टाइम पीरियड, अथॉरिटी, हेडिंग 144 की हेडिंग 3 अथॉरिटी डीएम, एफडीएम और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अथोराइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ऑर्डर 2 महीने के लिए किया जाएगा, पर राज्य सरकार 6 महीने और बढ़ा सकती है। आपका क्वेश्चन 2 महीने का ही आएगा या फिर हेडिंग का आएगा या अथॉरिटी का आएगा। 144 ए यहां पर नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा पीडीएफ पुरानी मिलती है कई बार, पर लिखना यहाँ 144 है जुलूस, सामूहिक अभ्यास या सामूहिक सशस्त्र बल के सामूहिक सशस्त्र प्रशिक्षण में शस्त्र ले जाने का प्रतिषेध। हथियार वगैरह जो आप जुलूस वगैरह में लेके जाते हैं उनको प्रतिषेध करने के लिए ये धारा बनाई गई। प्रवीण तोगड़िया वाला केस था, उस केस का जजमेंट आया था, उसके पश्चात ये धारा 144 ए ऐड की गई। एक समय था जब राम मंदिर की डिमांड 2002-3 के आसपास चल रही थी। प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हुआ करते थे, वो पूरे भारत में जाके त्रिशूल दक्षिणा का कार्यक्रम करा रहे थे, जगह जगह हिंदुओं को त्रिशूल अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो उस दौरान इस धारा को बनाकर और रोका गया ताकि हर व्यक्ति हथियार वगैरह लेकर हिंसा की तरफ देश ना बढ़े, और ये धारा प्रवीण तोगड़िया के केस के बाद लागू की गई। सीधा देखना कि यहाँ आदेश कौन करता है, डीएम आदेश करता है 144 ए में। हेडिंग मैंने बता दी, जुलूस, सामूहिक अभ्यास और सामूहिक सशस्त्र बल प्रशिक्षण में हथियार ले जाने का प्रतिषेध है, तो केवल और केवल डीएम आदेश करेगा।
यहां से लास्ट बार मुझे लगता है कि 2018 या 21 के ऑब्जेक्ट के प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, केवल डीएम आदेश करेगा। या फिर ऑर्डर कितने समय के लिए होता है, दूसरा क्वेश्चन है 3 माह के लिए ऑर्डर हो सकता है और राज्य सरकार 6 माह और बढ़ा सकती है। तो 3 माह है प्लस 6 माह राज्य सरकार बढ़ा सकती है। क्लियर है? 3 माह का पूछा जाएगा, डीएम का पूछा जाएगा, हेडिंग पूछी जाएगी, चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। 145 हेडिंग देखना, जहां भूमि और जल से संबंधित विवादों में परिशांति भंग होना संभाव्य है, वहां क्या प्रक्रिया होगी। तो क्या होगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट देखेगा कि भूमि और जल के संबंधित विवाद है, इस विवाद में कब्जे के तथ्य पर सुनेगा कि सबसे पहले उनसे कहेगा दोनों पक्षकारों से आ जाओ, और आते ही उनके आवेदन पे वो कब्जा डिसाइड करेगा कि कब्जा किसका था, वास्तविक कब्जे के बारे में उनके दावों को सुनेगा। तो 145 में कब्जा डिसाइड किया जाता है। 145 का पर्पज क्या है कि किस व्यक्ति का कब्जा था उसी को कब्जा सौंप दो। निश्चय करेगा कब्जा किसका था, पर वो देखेगा कि अगर ऐसा ऑर्डर जैसा हमने नोटिस इशू किया उससे 2 महीने के अंदर किसी व्यक्ति को बेकब्जा कर दिया तो उसका कब्जा मान लिया जाएगा। ठीक है, किसी को 2 महीने के अंदर बेकब्जा किया ऐसे आदेश की तारीख से 2 माह के ठीक पूर्व में अगर किसी को सदोष बलात् या सदोष रूप से बेकब्जा कर दिया, डिसवजेज कर दिया, तो ये माना जाएगा उसी का कब्जा था। तो ये वाला पॉइंट आप देख जाना, बाकी हेडिंग से आएगा क्वेश्चन, अंदर से आने की संभावना नहीं है। 146 विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करने और रिसीवर नियुक्त करने की, कि 145 में अगर आपात स्थिति में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लगता है कि मैं डिसाइड नहीं कर सकता किसका कब्जा है, संपत्ति को कुर्क करके सरकार का कब्जा कर दो, रिसीवर नियुक्त कर दो। या उनको लगता है कि इस मामले को तो सिविल न्यायालय में चलना चाहिए, सिविल न्यायालय में उनको कह दो, सिविल न्यायालय में जाओ, डिसाइड करके आ जाओ, तब तक हम पोजीशन रखेंगे ताकि शांति बने रहे। हेडिंग बहुत है कि विवाद की विषय वस्तु को कुर्क कर सकता है, रिसीवर नियुक्त कर सकता है, कौन, वो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट जांच कर रहा था। 147 भूमि और जल के संबंधित विवादों में उपयोग के अधिकार से संबंधित। 145 में कब्जा था, 147 में यूज है, और यूज में देखा जाएगा कि अंतिम 3 माह में ऐसा यूज किया गया था नहीं अधिकार का। जैसे एक जगह है वहां विवाद हो जाता है कि हम तो हर व्यक्ति जो हमारा गुजर जाता है उसको यही अंतिम संस्कार पे लाते हैं, दूसरा समाज कहता है नहीं ये तो हमारी जगह, उस जगह पर 2 लोगों के बीच विवाद हो जाता है। तो देखा जाएगा जो व्यक्ति दावा कर रहा है कि हम तो हर मरने वाले व्यक्ति को यहीं लेके आते, तो अंतिम इनके परिवार में जो व्यक्ति मरा क्या उसको यहीं लेकर आए थे, या लगातार रोजाना वो अधिकार यूज होता है। कोई जगह का है, जैसे पानी भरने का अधिकार है, किसी जगह पे खेलने का अधिकार है, या पूजा करने का अधिकार है, वो रेगुलर यूज हो रहा था, तो क्या अंतिम 3 माह में यूज हुआ था, ये चीज डिसाइड करता है। और फिर उस आधार पर डिसाइड कर देता है कि किस व्यक्ति का उपयोग करने का अधिकार है या नहीं है। हेडिंग और अंतिम 3 माह में या विशिष्ट अवसर पर प्रयोग किया गया था या नहीं किया गया था, ये जांच में डिसाइड कर लेगा। प्रयोग किया गया था तो उस भूमि और जल पर उस व्यक्ति का अधिकार था। क्लियर है? हेडिंग और ये इतना सा पॉइंट देख लेना। लोकल इंक्वायरी, ठीक है, अभी मैंने लोकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ाया था 139 में, फिर 148 में लोकल इंक्वायरी, और 310 में पढ़ोगे लोकल इंस्पेक्शन। एक बार पूछ लिया था ऑब्जेक्टिव में, 3 ऑप्शन देके निम्न में से कौन सा सही है। अच्छे दिग्गजों के पसीने आ गए थे, क्योंकि हमें स्थानीय तो याद है पर पीछे कंफ्यूजन हो जाता है कि जांच 139 में थी, इन्वेस्टिगेशन 148 में था, इंस्पेक्शन कहाँ था। तो तीनों एक साथ दे दिए तो पसीना आ सकता है। सेट कर लेना, लोकल इन्वेस्टिगेशन 139, लोकल इंक्वायरी 148, लोकल इंस्पेक्शन 310। क्लियर है? हेडिंग देख जाना, बाकी अंदर कुछ नहीं पढ़ना। फिर यहां से हेडिंग देखना 139 की, 149 की हेडिंग, 150 की हेडिंग, 153 की हेडिंग, और 153 में ये देख लेना कि पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी के पास अथॉरिटी है। ठीक है, 153 की हेडिंग और अथॉरिटी देख लेना। बाकी
149 की हेडिंग देख लेना, 151 की भी हेडिंग देखना भाई। संज्ञेय मामलों में संज्ञेय अपराधों का किए जाने से रोकने से गिरफ्तारी, जो हमें घर से बिना कोई कारण बताए उठा कर ले जाते हैं उसको बोला जाता है शांति भंग की गिरफ्तारी। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट 151 में जमानत देता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एफडीएम के सामने पेश किया जाता है शांति भंग के लिए, बॉन्ड ले लेता है और हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करते हैं किसका, 107 का। तो 107 151 का मामला रहता है सीआरपीसी का। क्लियर है। 154 संज्ञेय मामलों में इत्तला, सीधा सा मामला है, कॉग्निजेबल अफेंस में इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर। सीधा सीधा हेडिंग्स, हेडिंग के अलावा एक केस देखिए ललिता कुमारी वर्सेज यूपी राज्य का केस होना चाहिए। इस केस में एफआईआर को अनिवार्य किया गया था कि कोई भी व्यक्ति, इसलिए कि हमने आपने जो सूचना दी उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपकी सूचनाओं की जांच करने के पश्चात हमें लगेगा सूचना सही थी तो एफआईआर दर्ज करेंगे। ऐसा कहकर किसी व्यक्ति को बेवकूफ नहीं बना सकता। पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी की ये जिम्मेदारी है कि संज्ञेय मामलों में जैसे उसे इत्तला मिलती है उसको एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है। इसको कंपलसरी बनाया था एफआईआर रजिस्टर करने को। ललिता कुमारी वर्सेज यूपी राज्य 2014 का केस। पर एफआईआर यदि रेप अफेंसेज और एसिड अटैक से संबंधित है, जैसे 326 एसिड अटैक, 354 सेक्सुअल हरेसमेंट के केस है, ठीक है, या 376 रेप अफेंसेज है, इनसे संबंधित है तो एफआईआर महिला अधिकारी द्वारा या महिला पुलिस अधिकारी द्वारा रिटर्न की जाएगी। या तो महिला पुलिस अधिकारी हो सकती है या कोई भी, जैसे वुमन डिपार्टमेंट होता है, वुमन एम्पावर डिपार्टमेंट, उसकी कोई महिला अधिकारी होगी, वो लिखेगी ताकि वो रेप के मामले में एक्चुअल फैक्ट ठीक से बता सके। एक महिला पुरुष को नहीं बता सकती कि क्या हुआ था रेप में, वो महिला को बता सके, इसलिए ये प्रोविजन किए गए हैं। और अगर ऐसा शारीरिक रूप से निःशक्त है या मानसिक रूप से निःशक्त है तो उसके घर पर जाकर लिखेंगे और द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की उपस्थिति में ऐसे एफआईआर रजिस्टर्ड की जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई महिला है जिसके साथ ये 354 376 के अपराध हुए, वो शारीरिक मानसिक रूप से निःशक्त है, तो उसके निवास गृह पर जाकर एफआईआर लिखी जाएगी। और विशेष प्रबोधक या वो द्विभाषीय होता है जो भाषा को चेंज करता है, इंटरप्रेटर बोलते हैं उसको, उसके द्वारा वो उसकी प्रेजेंस में लिखा जाएगा। वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी और 154(5) के जैसे ही ऐसे एफआईआर लिख ली जाती है 154(5) के अंतर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उसका स्टेटमेंट लिखवाने के लिए ले जाएंगे, ठीक है। अभी 164 भी पढ़ लेंगे। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ से और कोई क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। 155 में आ जाओ। असंज्ञेय नॉन कॉग्निजेबल अफेंस में इत्तला और उन मामलों में इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर नॉन कॉग्निजेंस में अगर पुलिस थाने में जा रहे हो, वो रजिस्टर में नोट करके फिर कह देगा भैया ये नॉन कॉग्निजेबल अफेंस है, हमने लिख तो लिया पर इसके लिए आपको परिवाद करना पड़ेगा और परिवाद करने के लिए आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष जाना पड़ेगा। तो असंज्ञेय मामलों में मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। असंज्ञेय मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस चीज को मेंशन किया गया है कि असंज्ञेय मामलों में जब भी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इन्वेस्टिगेशन कब करेगा, जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है पुलिस अधिकारी को कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसको सभी शक्तियां होगी बिना वारंट के गिरफ्तार करने के अलावा, ठीक है। यहां 155(4) में बात लिख रखी कि अगर कोई मामला है उसमें एक दो अपराध है और एक अपराध तो संज्ञेय है, एक अपराध असंज्ञेय है, एक तो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो वो पूरा मामला ही संज्ञेय अपराध समझा जाएगा। जैसे एक ही एफआईआर के अंदर आपके साथ 3-4 अफेंस हुए हैं कि आपके साथ 323 हो गया, 323 हो गया, कोई छोटा मोटा अफेंस जहां पर नॉन कॉग्निजेबल की श्रेणी में रखा गया वो भी है और कॉग्निजेबल अफेंस भी है, तो दोनों में वो पूरा मामला ही क्या मान लिया जाएगा, संज्ञेय मामला मान लिया जाएगा। तो जहां संज्ञेय असंज्ञेय दोनों शामिल है वहां पूरा मामला वो संज्ञेय हो जाता है। 155(4) में लिखा हुआ है, क्लियर, ठीक है। 156 हेडिंग से कि संज्ञेय मामलों में इन्वेस्टिगेशन
करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति है कि संज्ञेय मामले में वो इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से कोई इन्वेस्टिगेशन को इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जाएगा कि उसने अधिकारिता से, वो ऐसा मामला था जिसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो सशक्त नहीं था। कौन सा मामला, कौन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सशक्त है? 177 से 185 में जिसकी ज्यूरिडिक्शन में आता है वो इन्वेस्टिगेशन करता है। तो अगर ये ऐसा हो, इस आधार पे आप चैलेंज करते हो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सशक्त था या नहीं था, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कहीं यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका कंसेप्ट में समय नहीं लगाना चाहता। कंसेप्ट मेंस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, अभी ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग 156(3) को देख लेना। 156(3) में किया जाता है इस्तिगासा पेश। अगर संज्ञेय मामले में आपको लग रहा है कि पुलिस आपकी FIR दर्ज नहीं कर रही, तो आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के समक्ष इस्तिगासा पेश कर सकते हो, ठीक है। तो संज्ञेय मामले में 190 के अधीन जो सशक्त मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने आप कंप्लेंट परिवाद कर सकते हो और उस परिवाद पर वो इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे सकता है। तो 156 पर, ठीक है, 156 से संज्ञेय अपराध में कॉग्निजेंस से पहले इन्वेस्टिगेशन की बात करता है। ये क्या है? इंग्लिश में क्या शब्द बोलते हैं? मजिस्ट्रेट का संज्ञान पूर्व अन्वेषण है ये, कि ठीक है, संज्ञान पूर्व अन्वेषण, कि जब मजिस्ट्रेट किसी अपराध उसके सामने आने के बाद उस पर संज्ञान लेता है कि हाँ मुझे आगे कार्रवाई करनी चाहिए, तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर 156(3) में परिवाद पे कर सकता है। 156(3) परिवाद पर मजिस्ट्रेट के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। ये संज्ञान लेने से पूर्व की स्थिति है, पर 200 के अंदर परिवाद पे अगर संज्ञान ले लिया तो फिर वो 202 में जाकर ऐसा इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। 202 में कॉग्निजेंस, संज्ञान को कहा जाता है कॉग्निजेंस, ठीक है। बार बार मुझे ये शब्द मिसिंग हो रहा था और कभी कभी आदमी की मेमोरी में कोई शब्द मिसिंग हो जाता फिर याद नहीं आता, कितना भी याद कर लो। 157 हेडिंग देख लेना। तो 156(3) क्या है? कॉग्निजेंस से पहले इन्वेस्टिगेशन। तो कॉग्निजेंस से पहले इन्वेस्टिगेशन की बात करता है और ऐसी कंप्लेंट पे ऐसा 156(3) का ऑर्डर किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। पर कॉग्निजेंस ले लिया, उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट को लगता है इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए तो वो सेक्शन 202 में करवाएगा, ठीक है। CRPC 202 में ऐसा ऑर्डर कर सकता है। 157, ठीक है, हेडिंग देख जाना, किसी काम की नहीं है। 158 कोई काम की नहीं है, हाईएस्ट रैंक का पुलिस ऑफिसर के द्वारा ऐसी रिपोर्टें दी जाएगी। अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति, हेडिंग देख लेना, क्योंकि 154 से 173 वाला पोर्शन है, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हेडिंग देख लेना इस जगह की। बाकी 160 हेडिंग इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है कि साक्ष्यों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति किस शीर्षक में बताई गई है, किन किन से अपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी व्यक्ति को कह सकता है आप हमारे पास आओ और आपने जो देखा अपराध के घटित होने के समय उसका साक्ष्य हमारे पास आकर दो। तो पुलिस थाने में किसी भी विटनेस को बुला सकता है और उससे 161 के बयान ले सकता है। पर किन किन को नहीं बुलाएंगे? 15 वर्ष से कम उम्र के आयु के व्यक्ति को, 15 वर्ष से कम। दूसरा, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले को नहीं बुलाएंगे, 65 वर्ष प्लस वाले को। कोई स्त्री को नहीं बुलाया जा सकता। या फोर्थ पे, कोई मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त स्त्री पुरुष है तो जहां वो निवास करती है वहीं पर जाकर 161 के स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे, उनको पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता। 4 लोग 15 से कम, 65 से ज़्यादा, कोई स्त्री है या निशक्त पुरुष स्त्री है तो उससे घर पे जाकर स्टेटमेंट नोट किए जाएंगे 161 के। 161, ठीक है, पुलिस डायरी में जो बयान लिखे जाते हैं वो 161 के बयान लिखे जाते हैं। पुलिस साक्ष्यों की परीक्षा कर सकती है, परीक्षा कर कर कुछ भी प्रश्न पूछ सकती है। पर अगर 161 में महिला से 354, 376 से संबंधित कोई अफेंस और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो महिला पुलिस अधिकारी या महिला अधिकारी द्वारा ही ऐसे कथन लिखे जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? ज़्यादा
अंदर से क्वेश्चन नहीं आएगा, हेडिंग से आएगा 161 पुलिस द्वारा साक्ष्यों की परीक्षा, और 162 बताता है कि ऐसे 161 के जो स्टेटमेंट आप पुलिस को देते हो उसको साइन नहीं किया जाएगा, उनको एविडेंस साक्ष्य में उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, 162 में इतना सही देखना कि उनको उपयोग नहीं किया, उनको साइन नहीं करवाया जाएगा और किसी प्रकार से एविडेंस का वो पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, पर एविडेंस में उसको कोरोबरेट करने के लिए उपयोग में लिया जा सकता है, 145 में खंडन करने के लिए। 163 कि किसी व्यक्ति को एविडेंस देने के लिए कोई उत्प्रेरणा धमकी वचन नहीं दिया जाएगा न दिलवाएगा। तो किसी व्यक्ति को कोई भी उत्प्रेरणा धमकी वचन नहीं देना है, यहाँ से कोई काम करनी है। 164 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है हेडिंग का 164 में कि संस्वीकृति कन्फेशन कहाँ पर रिटर्न की जाती है या स्टेटमेंट कहाँ पर नोट किए जाते हैं, कहाँ अभिलिखित करने की शक्ति है। तो यहाँ 164 में स्टेटमेंट और कन्फेशन के लिए बात करेगा, कौन लिख सकता है। सबसे पहले अथॉरिटी पूछेगा, महानगर मजिस्ट्रेट, केवल महानगर मजिस्ट्रेट, केवल न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट दोनों, और फोर्थ ऑप्शन आएगा महानगर मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे अधिकारिता रखते हो या न रखते हो। ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको ज्यूरिडिक्शन हो या ना हो, कोई भी स्टेटमेंट और कन्फेशन नोट कर सकता है। तो 164 क्या कह रही है, महानगर मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे अधिकारिता रखते हो या नहीं रखते हो स्टेटमेंट नोट कर सकते। ऐसे स्टेटमेंट शपथ पर नहीं लिए जाते। कन्फेशन वाले जो होते हैं 164 में, ये शपथ पर नहीं लिए जाते, पर स्टेटमेंट होंगे जो 164(5) में पढ़ेंगे वो शपथ पर लिए जाते हैं। ठीक है, और कोई व्यक्ति कन्फेशन देने से मना कर देता है तो उसको वापस पुलिस के पास नहीं भेजेंगे, अन्यथा पुलिस कंबल में लपेट कर सेवा करेगी। अगर कोई कहता है कि मैं संस्वीकृत करने के इच्छुक नहीं हूं तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस अभिरक्षा में निरोध नहीं करेंगे, उसको जुडिशियल कस्टडी दी जाती है, क्योंकि पुलिस मारपीट के लाएगी, कहेगी स्टेटमेंट देना, जैसा आपने बोला वही देना, कन्फेशन कर लेना। वो मना करता है तो उसको पता है कि वापस पुलिस के पास जाऊंगा, पुलिस पट्टे मारेगी। तो ऐसे व्यक्ति को अगर कन्फेशन देने से मना करता है तो जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। ठीक है, 164(5) संस्वीकृति से बिन कोई भी कथन स्टेट नोट करवाया जा सकता है, जैसा महिला का जिसके साथ रेप अफेंस हुआ 164(5) में उसके स्टेटमेंट नोट करवाए जा सकते हैं। रेप अफेंस ऐसी विक्टिम्स के जहाँ उनको लगता है, देखो ये सारा लिखा हुआ है, शारीरिक मानसिक रूप से निःशक्त है तो द्विभाष या प्रबोधक की सहायता लेंगे, उसके स्टेटमेंट की वीडियो फिल्म तैयार करेंगे। तो 164(5) के जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो शपथ पर होंगे, और 354, 376 के अफेंस के पीड़ित महिला है तो वो महिला जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको तत्काल पेश किया जाएगा, निःशक्त वगैरह है। तो ये प्रोविजन है, इसको पढ़ लेना 164(5) वाले को। ठीक है, 164A हमने पढ़ा था पहले 53A, वहां पर रेप करने वाले व्यक्ति का, जो रेप का एक्यूज है उस व्यक्ति की हो रही थी मेडिकल एग्जामिनेशन, और यहां पर हो रही है पीड़ित व्यक्ति की। ठीक है, विक्टिम की मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है 164A में। क्या देखना है कि सबसे मेन बात है कि महिला की जब भी मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उस महिला की कंसेंट होना कंपलसरी है, तो महिला की सहमति अनिवार्य है। पर महिला ऐसी हालत में कि वो सहमति नहीं दे सकते तो उसके गार्जियन या उसके LR है वो अपनी कंसेंट देंगे तो ही किया जाएगा। और ऐसी एग्जामिनेशन विद इन 24 आवर ऑफ रेप अफेंस में होनी चाहिए, कि 24 घंटे के अंदर, रेप होने से 24 घंटे के अंदर, सॉरी इत्तला प्राप्त होने से 24 घंटे के अंदर ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। 3 चीजें याद रखना, हेडिंग महिला की सहमति अनिवार्य है, और 24 आवर के अंदर, कब, इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इतना सा देखना, बाकी नहीं। 165 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जा रही है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से। इससे पहले भी कहीं पर पुलिस अधिकारी घरों में घुस रहा था, किस लिए घुस रहा था, किसी को अरेस्ट करने के पर्पज से, पर यहाँ पर तलाशी ली जा रही है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, हेडिंग देख लेना, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी।
166 कि पुलिस थाने का बार साधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी को से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है? किसी काम का नहीं है, छोड़ देना। 166 ए इम्पोर्टेंट है। और 2018 में जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना था मेंस में, तो बड़ा अच्छा कंसेप्ट यहां से बनाकर दिया था कि भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो आपको लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, अनुरोध पत्र जारी करना पड़ेगा। एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बना के इस सेक्शन से दी थी। जो लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट क्या देती है, सीधा इलिस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देती है और बैरेक से इलिस्ट्रेशन उठाकर देती है, वो देख ले एक बार कि देखो यहां कोई इलिस्ट्रेशन नहीं है और इस 166 ए से कंसेप्ट बनाकर हाई कोर्ट ने दिया था। तो जब वो बाबर के रूप में आपको थप्पड़ मारने लगेगी तो पता नहीं लगेगा कितने थप्पड़ एक साथ मारेगी। इसलिए कंसेप्ट जरूरी होते हैं। 166 है, हेडिंग देख लेना। ऑब्जेक्टिव के पर्पज से, जब मेंस के पर्पज से पढ़ेंगे तब इसके कंसेप्ट में चर्चा करेंगे। ये भी हेडिंग देख लेना। भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी को, ये तो है हम भेज रहे हैं, ये इंडिया भेज रहा है किसको? पाकिस्तान को, कि भाई हमारे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर दो, जैसे हम मुंबई हमले के लिए अपेक्षा करते हैं। हालांकि पाकिस्तान नालायक है, कभी नहीं करेगा, ठीक है। अब पाकिस्तान को जरूरत पड़ेगी कि हमारे यहां भी 2-4 बड़े आतंकवादी मर गए हैं, हमें आशंका है कि आपके यहाँ के किसी व्यक्ति ने मारा है, तो पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया से कि प्लीज हमारे जो लादेन साहब मारे गए या कोई भी आतंकवादी मारा गया उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन करके दो। तो फिर भारत यहां पर टिट फॉर टेट वाला करने वाला है कि ले हम बताते हैं तुम्हें कैसे होती है इन्वेस्टिगेशन। 166 भी क्लियर। 167 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो क्या प्रक्रिया? ये ऐसा सेक्शन है जहां से हर प्री में एक क्वेश्चन आता ही आता है। जो व्यक्ति एक एक क्वेश्चन को टारगेट करते हैं वो देख लो कि यहां से क्वेश्चन नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होता। एक क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले जैसे एफआईआर होती है 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने का पूरा प्रयास करो, पर नहीं कर पाए तो क्या करना है? सबसे पहले 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता तो निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना है। निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि 15 दिन के लिए डिटेन, 15 दिन के से अनधिक अवधि के लिए निरुद्ध करने का ऑर्डर दे सकता है एक बार में। या तो 15 दिन की पुलिस कस्टडी दे दो या जुडिशियल कस्टडी दे दो। तो यहां लिख रहा है कि कुल मिलाकर एक बार में 15 दिन, तो एक बार में 15 दिन तक, एक बार में 15 दिन तक जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी का मतलब होता है रिमांड, ठीक है, जिसको आप जानते हैं डंडे मारने के नाम से, वो रिमांड या जुडिशियल कस्टडी दे सकता है। दूसरी चीज, सीधा ऑब्जेक्टिव उठाएंगे क्योंकि काफी बड़ा सेक्शन है, 4-5 पेजों का के लायक क्वेश्चन आता है मेंस में, तो इतना नहीं पढ़ेंगे। सीधा 15 दिन की कस्टडी एक बार में दे सकता है। कितनी दी जा सकती है? तो ऐसा 15-15 दिन करके अगर 10 वर्ष या उससे ज्यादा आजीवन कारावास या मृत्यु का अपराध है, ऐसा अपराध जिसके लिए सजा कितनी है, 10 वर्ष से अधिक है या आजीवन कारावास या मृत्यु है, तो मैक्सिमम 90 दिन के लिए उसकी कस्टडी प्राधिकृत कर सकते हैं, ठीक है। 90 दिन के लिए उसको कस्टडी में रखा जा सकता है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। पर अगर 10 वर्ष से कम का अपराध है, यहां पर 10 वर्ष से कम लिख लो, 10 वर्ष से कम का अपराध है तो 60 दिन के लिए ही उसको कस्टडी में रखा जा सकता है। तो जुडिशियल कस्टडी या टोटल कस्टडी इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता है तो 60 या 90 दिन की हो सकती है, एज पर कंडीशन, ठीक है, 60 या 90 दिन की। और ऐसी 60 या 90 दिन की एक साथ नहीं देनी, एक बार में 15 दिन के लिए ही कस्टडी दी जा सकती है। पर पुलिस कस्टडी के लिए स्पेशल रूल बताएगा कि जहां पुलिस कस्टडी आपको देनी है, पीसी पुलिस कस्टडी देनी है आपको, तो वहां एक मैक्सिमम शुरू के 15 दिन में ही दे सकते हो। 15 दिन में, कब के? प्रारंभ के 15 दिन में ही आप कितनी भी बार जुडिशियल कस्टडी से पुलिस कस्टडी, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी कर सकते हो। 15 दिन से ज्यादा होते ही 16वें दिन के बाद केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी ही दी जाएगी। तो
तो 15 दिन के लिए मैक्सिमम पुलिस कस्टडी हो सकती है। एक बार में कस्टडी 15 दिन के लिए प्राधिकृत करेंगे, उसके बाद दोबारा पेश किया जाएगा, फिर वापस उसको कस्टडी प्राधिकृत करेंगे, और ऐसे कर करके 15-15 दिन या 7-7 दिन 10-10 दिन जितना दिन भी आप करना चाहो, मैक्सिमम 90 दिन पुलिस कस्टडी 90 दिन कस्टडी में रखा जा सकता है, जिसमें पुलिस कस्टडी कभी भी 15 दिन से ज़्यादा नहीं होगी। 3-4 चीज़ें समझ में आई कि यहाँ से दोबारा देखना कि पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चाहे उसको जुरिडिक्शन हो या ना हो, ठीक है, अधिकारिता हो या ना हो, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजना 24 घंटे में, चाहे अधिकारिता हो या ना हो। और ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट 15 दिन के लिए ऑर्डर कर सकता है, 15 दिन के लिए कस्टडी का ऑर्डर कर सकता है। कस्टडी कोई सी भी हो सकती है, शुरू के 15 दिन में पुलिस कस्टडी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी हो सकती है। अगर 10 वर्ष से ज्यादा मृत्यु और आजीवन कारावास का अपराध है तो मैक्सिमम 90 दिन कस्टडी हो सकती है। कब? 10 प्लस 10 से ज्यादा कर दिया। और अगर 60 दिन 10 से कम है, 10 से लेस है, तो 60 दिन से की ही कस्टडी हो सकती है। पर पुलिस कस्टडी के लिए जब जब पढ़ोगे, पीसी हमेशा प्रारंभ के 15 दिन में ही दी जा सकती है। इतने से क्वेश्चन निकल के आएंगे। पर एक इमरजेंसी की व्यवस्था है कि आप ऐसी जगह पर है जहां आपको किसी प्रकार का जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मिल रहा, चाहे अधिकारिता हो या नहीं हो। और ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, किसी के पास अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है किसी अधिकारी को, कहां दी गई थी? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की अधिकारिता हाईकोर्ट के द्वारा किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकारी को दी गई थी, ठीक है। तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अधिकारिता दी हुई है, या महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता दी हुई है। कहां दी हुई थी? ये आपने 13 में देखा होगा, ये यहां पर 18 में देखा होगा, सेक्शन 13-18 में। तो ऐसा कोई अधिकारी जिसके पास जेएम एमएम की शक्ति दी हुई है, तो वो इमरजेंसी कंडीशन में जब जुडिशियल अधिकारी नहीं मिलता है तो मैक्सिमम 7 दिन, अधिकतम 7 दिन की अभिरक्षा प्राधिकृत कर सकता है और कह देगा इस 7 दिन के अंदर कहीं से भी ढूंढ के लाओ, पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास इसको ले जाकर वहां पेश करो, आगे वही अथोराइज करेगा। मैं मैक्सिमम 7 दिन ही दे सकता हूं। 7 दिन तक होता है, 7 से कम भी दे सकता है, 7 दे सकता है। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के लिए और बात लिख लेना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जिसको हाईकोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड नहीं है, नहीं हाईकोर्ट के द्वारा एम्पावर्ड नोट लिख रहा हूं मैं यहां पर, तो वो कभी भी पुलिस कस्टडी का ऑर्डर नहीं कर सकता, किसी व्यक्ति की पुलिस कस्टडी का आदेश नहीं कर सकता। ऐसा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो हाईकोर्ट द्वारा एम्पावर्ड नहीं है या अथोराइज नहीं है हाईकोर्ट द्वारा। और जब भी कस्टडी में भेजेंगे तो भाई 18 साल से कम की महिला है, ये लिख रहा 18 साल से कम की स्त्री पुरुष है, तो उसको प्रतिप्रेषण गृह या किसी मान्यता प्राप्त संस्था की अभिरक्षा में प्राधिकृत करेंगे। तो 18 वर्ष से कम की है, उसको स्त्री गृह में भेजना है। महिला गृह वगैरह पड़ा था जेजे एक्ट में, वहां पर भेजना है, उसको कभी भी जेल में नहीं भेजना। क्लियर है? बाकी अब ये सारी चीजें जो मैंने बता दी वही लिखी हुई है, इनको मत पढ़ना। जो मैंने बोल दिया उसको सुन के अच्छे से नोट कर लो, पढ़ने की सारी चीजों को जरूरत नहीं है, ठीक है। एक और चीज मैं आपको यहां पर लिखा देता हूं कि अगर समन मामला था, समन मामला 2 वर्ष से कम का मामला था, जिसमें 2 वर्ष से कम का मामला था, समन मामला परिभाषा में पढ़ के आए, और आपने 6 माह में इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, तो इन्वेस्टिगेशन रोक देना है और आगे इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश करते हो तो जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वो व्यक्ति सेशन न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने इन्वेस्टिगेशन, ये समन मामला था, 6 महीने में इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का ऑर्डर दिया है, आप कृपया मामले को डिस्पोज ऑफ करें, और सेशन न्यायालय से आवेदन पर कार्रवाई कर सकता है।
हालांकि संभावना इससे नहीं है, जो भी बनेगी वो मैंने 167 में जो पहले बता दिया वहां से बनेगा, पर एक ये क्वेश्चन यहाँ से बनने की कोई 1-2% संभावना है, जब डिफिकल्टी लेवल तब हो जाता है। 168 इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट भेज दो। इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट गई तो अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं है तो अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा, बॉन्ड लिया जाएगा छोड़ने से पहले, कि आगे हमें लगता है कि तुमने अपराध किया था और हमें कोई ऐसे फैक्ट सामने आते हैं तो हम दोबारा तुमसे पेश होने की अपेक्षा करेंगे, इसके लिए बॉन्ड ले लेंगे। पर एविडेंस पर्याप्त है तो मजिस्ट्रेट के पास एविडेंस विद एक्यूज भेज दिया जाएगा। ये 170 में हेडिंग देखना बस, ठीक है, एविडेंस प्लस एक्यूज दोनों को भेज दिया जाएगा। इसको एफआर बोलते हो आप साधारण भाषा में। 169 को 170 को चार्जशीट विद एक्यूज पेश किया जाता है। फिर 171 किसी काम का नहीं है। 172 देखना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन की डायरी, इसको बोला जाता है पुलिस की डायरी, ठीक है। तो ये पुलिस डायरी होगी 172, और पुलिस डायरी का सीधा सीधा काम है, पुलिस डायरी केस डायरी या अभियोग देनिकी के नाम से संबोधित करते हैं। हेडिंग पूछा जाएगा। पुलिस अधिकारी जब भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो जो कार्य करता है 161 के स्टेटमेंट लिखता है तो सारी चीजें पुलिस डायरी में नोट करेगा। 173 के 2 में क्या है, आपकी चार्जशीट पेश की जाती है। आरोप पत्र 173 में अगर बलात्संग से संबंधित बालिका है जिसके साथ रेप ऑफेंस हुआ, रेप के मामले में इन्वेस्टिगेशन हमेशा 2 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। 3 माह है क्या, 3 माह के अंदर, सॉरी, 2 माह है यहां पर, देखना अमेंडमेंट हो गया, 2 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। रेप ऑफेंसेज से संबंधित एफआईआर में 2 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसको काट के 2 माह कर लेना भाई, अमेंडमेंट है यहां पर, ठीक है। बाकी 173(2) में चार्जशीट पेश हो रही है, और 173(5) में डॉक्यूमेंट जो भी होता है, डॉक्यूमेंट जैसे मेडिकल रिपोर्ट है या और कोई ऐसी चीज है जो आपने स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट होती है, वह सब यहां पर 173(5) में पेश की जाती है। 173(8) में सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। कि जब इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है उसके बाद भी अगर उसको कोई आगे इन्वेस्टिगेशन लगता है कि मुझे करना चाहिए तो पुलिस अधिकारी कर लेगा और इन्वेस्टिगेशन कर कर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर दिया जाएगा। हिंदी में तितंबा चार्जशीट बोला जाता है। 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। 174 में तो जब एसएचओ को सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है या उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है तो मृत्यु की जांच की रिपोर्ट बनाएगा और उसको एफडीएम को भेजेगा, निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को सूचना देगा और पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी इंक्वायरी कर भेजेगा। उस रिपोर्ट पर जहां मृत्यु के साधारण कारण है उनको आसपास के 4-5 लोगों से के सामने लिखेगा। लिखने के बाद उनसे कहेगा आपको भी यही लग रहा है ना, एक तो शरीर पे घाव और तुम कह रहे हो कि ये तो केवल और केवल ऐसे ही मर गया, शरीर पे हमें तो घाव दिख ही नहीं रहे, तो वह मेंशन करना पड़ेगा शरीर पे घाव थे, इतने गहरे घाव थे। तो जो भी आप किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु है उसकी इंक्वायरी पुलिस थाने का बाहर साधक अधिकारी करके कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उसकी सूचना दे देगा, ठीक है। हेडिंग सफिशिएंट है, अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, पर इसका आप देखो कि इन मामलों में 174(2) वाले मामले हैं, इनमें जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट को पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस एफडीएम को तत्काल भेजेगा। कब? जब मामला अगर लगता है कि किसी स्त्री ने 7 वर्ष के अंदर आत्महत्या की है, शादी से 7 वर्ष के अंदर आत्महत्या कर ली, या कोई स्त्री की 7 वर्ष के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, ठीक है, ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हुई है जहां युक्तियुक्त संदेह कि उस महिला के बारे के संबंध में अपराध किया है, या 7 वर्ष के अंदर मृत्यु हुई है और उसके किसी रिश्तेदार ने, रिलेशन वाले ने निवेदन किया है कि आप ऐसा इन्वेस्टिगेशन, ऐसी जांच करो, तो वहां जांच करेगा ही करेगा और उसकी रिपोर्ट
मृत्यु के कारण के बाबत संदेह है या पुलिस अधिकारी समीचीन समझता है। इस पॉइंट को पढ़ लेना है, यहां से थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें समय लगाऊंगा तो आगे जो चीजें आपके लिए लेके आएंगे उनमें समय लग जाएगा। मेरा टारगेट है 1 महीने में पूरा कानून आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज से पढ़ा दूं, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट चल रहा हूं। पर जिस पोर्शन को स्पेशली बोल दी रीड आउट, तो उसको रीड आउट कर लेना ताकि थोड़ा आइडिया आपको आ जाए कि यहां से कोई क्वेश्चन बनता है तो क्या किया जाएगा। अगर इन सभी मामलों में है तो आपको यहां पर पोस्टमार्टम भी कराना है, ठीक है। मृत्यु समीक्षा करवानी, शरीर को गलने का जोखिम का लिए बिना निकटतम सिविल सर्जन के पास ले जाकर उसका पोस्टमार्टम करवाना है, ठीक है। देख लेना आप पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम करने के लिए कौन अथॉरिटी सशक्त है, तो जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या डीएम द्वारा एम्पावर्ड किया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो मृत्यु समीक्षा करने के लिए कौन सशक्त है, तो यहाँ पर डीएम, एफडीएम, अथोराइज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जिसको स्टेट गवर्नमेंट या डीएम ने अथोराइज किया है। यहां पर 175 कोई काम की नहीं है। 176 को बहुत अच्छे से पढ़ना। 176(2) यहां पर बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी की बात करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा जांच, कि अगर कोई व्यक्ति है जो विधि द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में मर जाता है, गायब हो जाता है, या विधि द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में उसके साथ रेप अफेंस होता है, या तो वो व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है या विधि की अभिरक्षा में उसके साथ अफेंस होता है। जैसे पुलिस कस्टडी में कोई मर गया, जेल के अंदर कोई मर गया, जेल से कोई गायब हो गया, या कोई जेल के अंदर स्त्री से रेप हुआ, पुलिस अभिरक्षा में रेप हुआ। केवल जेल और पुलिस अभिरक्षा नहीं, कोई ऐसा था ऑर्डर जहां किसी की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति को रखा जा रहा था। जैसे अभी बालिका को स्त्री गृह रख के आ रहे थे और स्त्री गृह में बालिका क्या मर्डर हो जाता है, वहां से गायब हो जाती है, रेप हो जाती है, तो वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है। पुलिस और एफडीएम जो जांचें कर रहे हैं, उस जांच और अन्वेषण के अतिरिक्त जुडिशियल इंक्वायरी होगी, जेएम या महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसी इंक्वायरी की जाएगी जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में वो अपराध हुआ है, गायब होने का, रेप होने का, मृत्यु होने का। ठीक है, क्लियर है। इसको रीड करना भाई, पूरी 176 को पूरी रीड करना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है। 177 जनरल रूल है कि जांच और विचारण के साधारण स्थान कहां होंगे। हेडिंग, जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया, इतना सा देख लेना। जांच और विचारण का मामूली स्थान जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया। फिर अलग अलग बताएगा कि जहां एक से ज्यादा स्थान है या एक अपराध एक जगह और दूसरे जगह था, चालू होने वाला अपराध था, तो दोनों में से जिस न्यायालय की अधिकारिता में आता है वो ट्रायल कर लेगा। हेडिंग्स भी नहीं आएगा, छोड़ देना, हेडिंग भी, एनर्जी मत लगाओ फालतू सेक्शन पे। एक जगह कार्य किया, दूसरी जगह परिणाम निकला, मैंने यहाँ मारा पीटा और अगला आदमी कहीं और जगह पे गया, वहां पर वो मर गया, तो कहाँ कार्य हुआ। या ऐसे कहा जा सकता है कि मैंने यहां से कोई कार्य किया, जहर देने का काम यहाँ किया, वहां व्यक्ति मर गया। इस प्रकार का कोई अपराध है जो एक कार्य था और कार्य का रिजल्ट दूसरी जगह निकला, दोनों में से किसी भी अधिकारिता में। यहां भी कोई एनर्जी मत लगाना। हाँ, यहां से हो सकता है कोई क्वेश्चन आपके अंदर पूछ लिया जाए। 161 में आपको हर अपराध के लिए अलग अलग बताएगा। चोरी, लूट, उद्यापन हुआ है तो चोरी के सामान जहां रखे गए, जहां प्राप्त किए गए, जहां संपत्ति सौंपी गई, ऐसे कई चीजें बताएगा। इसको रीड कर लेना, क्वेश्चन आने की संभावना कम है पर रीड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी हेडिंग पत्रों आदि द्वारा किए गए अपराध, कि लेटर द्वारा अपराध किया गया। जैसे मैंने आपको लेटर भेजा कि भैया 1 लाख रुपए दे देना, नहीं तो तेरी बच्ची उस स्कूल में जाती है, किडनैप कर लूंगा। इस मामले में मैंने पत्र जहां से भेजा, सामने वाले ने पत्र जहां प्राप्त किया, उसने जहां से उस धमकी के प्रभाव में पैसे दलवाए उस जगह से, और मैंने जहां पर अपना पैसे प्राप्त किए, उस चारों जगह इसके अंतर्गत आ जाती है। एक बार रीड कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट हेडिंग है इसकी ज्यादा, पर थोड़ा सा इसको रीड आउट करना कि यहां से पत्र के मामले में, छल बेईमानी के मामले में, संपत्ति का परिदान पत्र भेजे गए, प्राप्त किए गए, वो सारी जगह। और 454, 455 द्विविवाह का अपराध है, या पहली पत्नी को छिपाकर शादी करने वाला जो अपराध है, उन मामले में पत्नी ने जहां अंतिम बार निवास किया, जिस अधिकारिता में अपराध हुआ,
या जहाँ पति वगैरह निवास कर रहे हैं वहाँ कहीं भी हो सकती है। 153 की 183 की हेडिंग देख लेना। उसके बाद 185 में विभिन्न सेशन खंडों में मामलों का विचारण। समय पूरा हो गया, आज तो टारगेट बिल्कुल ही अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, 188 देख लेना। यहां से ये देखना कि अगर ऐसा मामला जहां अपराध का संज्ञान है और वहां पर विवाद है कि मुझे लेना चाहिए था कॉग्निजेंस, आपको लेना चाहिए था, ऐसे मामले में अगर वो एक ही हाईकोर्ट के नीचे आते तो हाईकोर्ट डिसाइड कर देगा। एक से ज्यादा हाईकोर्ट के नीचे आते तो जहां कार्रवाई पहले प्रारंभ हुई थी वो डिसाइड करेगा कि कौन सा न्यायालय इस मामले को सुनेगा। ठीक है, ये छोड़ देना। 188 को देख लेना, इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछे जाते हैं भारत के बाहर अपराध। तो भारत के बाहर अपराध में दो ही चीजें याद रखो, या तो आदमी हमारा होना चाहिए या फिर जगह हमारी होनी चाहिए। दो चीजें याद रख लो कि या तो आदमी हमारा हो, कि या तो आदमी हमारा हो तो हम उसका देख सकते हैं, या जगह हमारा हो तो ही हमारे द्वारा उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। कि भारत के किसी नागरिक ने चाहे खुले समुद्र में या अन्यत्र अपराध किया है, तो भारत के बाहर भारत के नागरिक ने अपराध किया है, या किसी व्यक्ति ने जो भारत का नागरिक नहीं है उसने भारत के किसी पोत या विमान पर अपराध किया, तो दो चीज। तो जगह का मतलब हो गया कि भारत के किसी भी विमान में अपराध हुआ, या कोई पोत मतलब शिप वगैरह में अपराध हुआ, या आदमी भारत का था। दोनों मामलों में कार्रवाई जहां वहां की जाएगी, ऐसे की जाएगी कि मान लो भारत के अंदर अपराध हुआ है और जहां से वह व्यक्ति रहता है या जहां से वो व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है वहां दोनों जगह अधिकारिता का प्रयोग कर लिया जाता 188 में। ठीक है, इतनी क्लास आज के लिए सफिशिएंट है, 1 घंटा हो चुका है। थैंक यू सो मच।